गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार सबके लिए। आवाज ही नहीं है यार, आप लोग में जान ही नहीं है यार। हाँ यार, आवाज ही नहीं निकलता। देखो मेरी आवाज बाहर तक जा रही है। तो आप भी समझिए ना। तो हम लोग कल क्या कर रहे थे जी? हाँ बताएं, क्या कर रहे थे? कृष्णा क्या कर रहे थे कल हम लोग? कृष्णा नाम है ना आपका? हाँ, आप जगह चेंज कर लीजिएगा तो नाम थोड़े ना भूल जाएंगे। फेंक दीजिए सामने, कोई दिक्कत नहीं है। गर्मी का मौसम है। हाँ। नहीं, सिलेबस तो हम तो बहुत पहले ही बता दिया था। अब तो कुछ और चल रहा होगा। कैसे चलेगा बताओ? हाँ जी, क्या चल रहा था कल? ऐतिहासिक विकास के बारे में बता रहे थे। थोड़ा पानी वानी बोल दीजिएगा। पानी और हरा चाय। ओके। हाँ जी। आप पहली क्लास है आपकी? हाँ। हिंदी मीडियम से? तो काइजर बैच है आपका, मतलब फाउंडेशन है? हाँ। अच्छा अच्छा, तो पहले से आप एडमिशन ले रखे थे? अच्छा, अभी आप डेमो के लिए है। हम समझ रहे। तो किस ईयर में है अभी आप? फर्स्ट ईयर में? थोड़ा जोर से बोलिए, हम भी सुन सकें। फर्स्ट ईयर में? अच्छा, बैकग्राउंड क्या है आपका? मतलब क्या है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस? आर्ट्स है। आर्ट्स में कौन कौन सा विषय है? पॉलिटिकल है आपको पॉलिटिकल? वाह ग्रेट यार, वही चीज हम पढ़ा रहे हैं। पता है आपको? हम बहुत खुश हो गए, पता है, कि कम से कम पॉलिटिकल तो आपने रखा है ना। एमए कर रही हो? और तब ये स्थिति है। हाँ। तो चलो, पॉलिटिकल कितने लोगों ने अपने ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस लिया है? ट्वेल्थ में पॉलिटिकल साइंस नहीं था, सिविक्स था। हाँ अच्छा, पॉलिटिकल साइंस आपका भी है? हाथ उठा रहे हैं? तो ये कौन सा हाथ उठाना हुआ, ऐसे ऐसे करके हाथ उठा रहे हैं? यार हाथ आदमी ऐसे उठाता है, आप तो। ये कैसे हो सकता है कि हम नहीं देखेंगे? चार आंख है बालक। अच्छा, वो हमको पता है चार आपके हैं, किंतु हम समझ रहे हैं ना। तो अच्छी बात है कि पॉलिटिकल साइंस है आपका, राजनीतिक विज्ञान है। और राजनीतिक विज्ञान में जो हम लोग पढ़ेंगे ना, तो आप लोगों को कभी पता चला कि पॉलिटिकल साइंस को पॉलिटिकल साइंस क्यों कहा जाता है? राजनीतिक विज्ञान क्यों कहा जाता है? हाँ बोलो बालक, पॉलिटिकल साइंस था ना? अभी चेंज हो गया आपका? वेरी गुड, हाथ उठाए तो अब चेंज कर लियो। ग्रेट हो यार, सब्जेक्ट तो एकदम आंधी की तरह चेंज कर। अच्छा अच्छा। हाँ जी, एमए कर रही हो। पॉलिटिकल साइंस को पॉलिटिकल साइंस क्यों कहते हैं? साइंस तो है नहीं वो, पर क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं जी? आप भी लिए ना? अभी तक तो हाथ उठा रही थी, मिले सुर इनका आपका। हाँ जी। वेरी गुड, क्या नाम है आपका? सीमा? सीमा सही बोल रही है। ये राजनीतिक विज्ञान, राजनीति एक कला है, और कला को विज्ञान के रूप में लिया गया है, इसलिए राजनीतिक विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान का अंग है। तो वही बता देती, और वही नहीं बता पाई। चलिए कोई बात नहीं। हम लोग कल क्या कर रहे थे बालक? किसको देख रहे थे जितना? अच्छा, ये टेम्परेचर चेंज कर रहे थे। महान है आप यार। हम आपको चेंज करने में लगे हुए, आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं। हाँ बोलिए। कल हम क्या पढ़ा रहे थे? सिलेबस बता रहे थे। बताइए तो, कितना दुखद लग रहा है सुनकर कि क्लास में हम कुछ और पढ़ा रहे हैं और आप। हाँ बोलिए, हाथ उठा रही हो, क्या पढ़ा रहे थे? हाँ।
हाँ, वेरी गुड। हम लोग एक्चुअली ऐतिहासिक विकास में हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट जो है उसको हम पढ़ रहे थे। अब देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट कब लाया गया था बालक? पीसीएम था ना? हाँ, तो अब बताओ, तो ये एसीएम चल रहा है, बताओ। पिट्स इंडिया एक्ट कब लाया गया था? आपका दोस्त कहाँ गया वो? 81 में। आपका दोस्त कहाँ गया वो, मोहम्मद? आप लोगों को बुक मिल गया? आज तो बात थी आप लोगों को पॉलिटी की बुक मिल जाने की। प्रॉब्लम आप लोगों में भी कि आप लोग भी अपने अधिकार के लिए बात नहीं करते हो। कम से कम ऑफिस में जाके बोलो कि हमें आज पुस्तक नहीं मिला। कौन सा बुक है ये? आज मिला आपको? कब मिला? पहले मिला ना? कितने लोगों को ये पुस्तक नहीं मिली है? अब आप बताइए, जब नहीं मिली है तो आप लोग का ये तो मतलब मौलिक अधिकार है कि इसके लिए, हक के लिए लड़ाई लड़े। हाँ। 6 बजे जाकर लड़ना नहीं है, बोलना है कि कुछ बच्चों को बुक मिल गया, हमें भी बुक चाहिए, तो संभवतः आपको दे देंगे। बाद में देख लीजिएगा उसको। अब उसका काम घर पे है। हाँ, बोलिए। आईएएस यहाँ चल रहा, आरएस वहां है, दोनों मिल गया, इंटीग्रेटेड हो गया। अब क्या चाहती हैं आप? हाँ। हाँ, बोलो बाला, क्या बोल रहे हो? हाँ। 1781 बोले थे पहले, अब 84 बोल रहे हो। देखो, आपका भी कहना सही है कि उम्र है बाला, कभी नहीं होगा तो कब होगा। अभी गलती करो तो एग्जाम में सही करोगे। हम भी वहीं से आए हैं यहाँ पर, तो हम समझ सकते हैं कि समस्या कहाँ है। अब उस फोटो को देखने से कुछ नहीं होगा। अब इस फोटो को देखो, और ये फोटो यहाँ कौन सा फोटो दिखा रहा है उसको देखो, तो वो ज्यादा हम लोग को अच्छा लगेगा। ठीक है? लिए तो नहीं, अधिकार अपना होना चाहिए। अच्छा, मना? अच्छा, अपडेट हो गई है। सरकार 5 साल में अपडेट होती है, यहाँ बुक रोज अपडेट हो रहा है। कोई बात नहीं, ठीक है, अभी तो ऑनलाइन है, बोल नहीं सकते ना। अब देखिए, हम लोग कल बात कर रहे थे कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, और हमने ये भी कल आपको बताया था कि हमारा जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, यानी अगर हम अपने संविधान के विकास के बारे में बात करें, तो संविधान का विकास संभवतः हम देखते हैं अंग्रेजों के राज्य से, जिसे हम अगर एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि हमारा संवैधानिक विकास जो है वो औपनिवेशिक काल से चलता आ रहा है, यानी अंग्रेजों के समय से ये चलते आ रहा है, और हम उसी को आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो उसी में हम संशोधन करके इसको देख रहे हैं और कर रहे हैं। ठीक है? इसी संदर्भ में अगर हम लोग देखते हैं तो कल हम लोगों ने देखा था कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो था वो लाया गया था, उसके बारे में कुछ बताए थे? बताए थे पीसीएम? हाँ, वेरी गुड। हाँ, बहुत अच्छा। अ, अच्छी बात है, आप ध्यान रखते हो। हाँ, ध्यान रखते हो, थोड़ा पढ़ाई भी करो। ठीक है? तो आप देखिए कि जब हम पिट्स इंडिया एक्ट की बात करते हैं तो 1784 में ये अधिनियम लाया गया था, किंतु इन्होंने कहा है एक बात कि सर 1781 में भी लाया था। वो एक था समझौता अधिनियम। ठीक है? और उस अधिनियम को पारित नहीं करा पाए, तो यही जो विलियम पिट्स आए थे ना, जिनका नाम हम कहते हैं पिट्स। अब देखिए, इनका नाम जब हम कहते हैं पिट्स, तो ये जो पिट्स जो थे, ये उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। और बता देते हैं आपको, ये कल भी बताए थे, आज भी बता रहे हैं आपको, कि आज तक के इतिहास में, वैश्विक इतिहास की बात करें, भारतीय इतिहास की नहीं,
बोलो तो बताओ, तो बता दिए थे तब, कैसे कह रहे हो कि नहीं बताए? मतलब धीरे धीरे याद आ रहा है। तो यानी ये सबसे कम वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे और इन्होंने इन सारे अधिनियम को लागू करवाया जो 1781 में नहीं हो पाया। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि ये अधिनियम इसलिए भी लाया गया था कि जो इससे पहले वाले अधिनियम है उसमें बहुत सारी खामियां थी। खामियां मतलब कमियां थी। तो उस कमियों को दूर करने के लिए क्या किया गया था कि ये अधिनियम लाया गया था। अच्छा, इस अधिनियम में बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया गया था। केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन जिसको हम लोग कहते हैं, शक्तियों को केंद्रीकृत करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा इस अधिनियम को पास की थी। इसीलिए इस अधिनियम में द्वैध प्रणाली भी आप देखेंगे। द्वैध प्रणाली का मतलब होता है कि डुअल सिस्टम। और द्वैध प्रणाली में अगर आप देखिएगा तो इस प्रणाली में पहली बार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति यह निर्धारित कर दिया गया था कि आप सुनिश्चित करें कि आप राजनीतिक गतिविधि में संलग्न होंगे या आप वाणिज्यिक गतिविधि में। कौन सा करना चाहेंगे आप? क्या करेंगे बोलिए? आप दोनों कीजिएगा। तब तो मुश्किल से ही शायद कुछ हो पाता। जब हम आपको कह रहे हैं कि आप खुद निश्चय कीजिए कि आप, ये RSIS नहीं चल रहा है कि दोनों कर लें, यहां कह रहे हैं कि आप वाणिज्यिक गतिविधि कीजिएगा कि आप राजनीतिक गतिविधि कीजिए। कौन सा कीजिएगा? ये आज आप कर सकते हैं ना, उस वक्त नहीं कर सकते। आज के टाइम में जो नेता है वो क्या करते हैं कि राजनीति तो करते ही हैं, अपने बच्चों के नाम पे, अपने बीबी के नाम पे, अपने साले के नाम पे, साली के नाम पर फार्म खोल देते हैं, चलते रहता है। तो वाणिज्यिक भी चल रहा है, ऐसा होता है। किंतु आज के समय में है, ये स्वतंत्र भारत की बात कर रही हैं आप। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हाँ, अभी आप जो बात कर रही हैं वो स्वतंत्र भारत की बात कर रही हैं। हम जो बात कर रहे हैं वो, हम लोग पराधीन थे, हम लोग किसी के अधीन थे, औपनिवेशिक काल में थे, तो उनके अनुसार हमें चलना पड़ेगा। तो दोनों नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए देखिए इन्होंने क्या किया था कि राजनीतिक गतिविधि, यानी राजनीतिक गतिविधि और वाणिज्यिक गतिविधि, ये दोनों चीजें लेकर आई थी। ओके, अब देखिए इस राजनीतिक गतिविधि जो था, इस राजनीतिक गतिविधि में इन्होंने एक संगठन खोला था। उसका क्या नाम था बालक? हाथ उठा रहे हो? गांव में, गांव थोड़े बोले, संगठन बताओ। अच्छा, हाँ बोलिए, कौन सा संगठन था? कोर्ट ऑफ कंट्रोल, एक्ट ऑफ कंट्रोल, और भी कुछ दिमाग में आ रहा है? हाँ, इसको कहते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी अगर आप बात देखिएगा तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था, ये ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया था। ये राजनीतिक गतिविधि को देखता था। और आज भी आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आप प्रशासक बनते हैं तो आपको नियंत्रण कौन करता है? आए? नेता लोग। आप ये नहीं कह सकते कि नेता द्वारा नियंत्रण किया जाता है। नेता लोग मतलब गलत गलत चीज सिखा रहे हो। अच्छा, प्रतिद्वंदी की भावना रख रहे हो, हैं? तो आप देखिए कि यहां पर आज भी हमारे देश में जो प्रशासक है उनको अंकुश करने का अधिकार, उनके ऊपर नियंत्रण करने का अधिकार राजनीतिज्ञों को है, यानी मंत्रालय को, यानी मंत्री को है, यानी राजनेताओं को है। आज भी आप देखिएगा, अगर इनके ऊपर नियंत्रण राजनेता नहीं करेंगे ना प्रशासकों के ऊपर, तो आप देखिएगा कि प्रशासक अपने आप को समझ बैठता है कि हम ही सरकार है, क्योंकि उसके ऊपर कोई जवाबदेही नहीं है, उसको कोई उत्तरदायी नहीं है, तो अपने आप को समझता है कि हम ही सरकार। और ये चीज हमारे देश में आजादी से पहले चला है। जितने भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे वो केवल सरकार की नीतियों को लागू करते थे, किंतु गांव की जनता समझती थी ये हमारे माई बाप है, यही सरकार है, यही नीति लागू। इसीलिए आज भी
डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लोग मानते हैं कि हमारा सब कुछ, और आप लोग भी चाहते हैं कि हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बने, मगर बहुत मुश्किल से बनिएगा, क्योंकि सबको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं बनाया जाएगा। भाई राजस्थान में कितने डिस्ट्रिक्ट है, कितने डिस्ट्रिक्ट है जी राजस्थान में? देखिए 33 तो पहले थे और गहलोत जी ने 19 का निर्माण कर दिया। हाँ, ये मतलब अर्धसैनिक बल ले लिया उन्होंने। अब आप खुद इमेजिन कीजिए कि एक डिस्ट्रिक्ट में केवल 50 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 50 ही कलेक्टर बन सकते हैं ना, इससे ज्यादा कहां बनाएंगे? अपने घर से थोड़े लाएंगे, नहीं बनाएंगे। तो इसलिए आप लोग सचिवालय में जा सकते हैं, कहीं और आप लोग की पोस्टिंग हो सकती है, जरूरी नहीं है कि सबको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही मिले। इतना खुश हो, जरूरी नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मिले, बता दे रहे हैं। तो 50 पद है ना, राजस्थान में 50 ही है, अगर चले गए मणिपुर में तो और कम है, छोटे छोटे राज्यों में और कम, तो सबको नहीं मिले। किंतु आज भी डिस्ट्रिक्ट, तो इनके ऊपर नियंत्रण करने का अधिकार राजनीतिज्ञ को दिया गया, और राजनीतिज्ञों द्वारा एक संगठन खोला गया जिसका नाम रखा गया बोर्ड ऑफ नियंत्रण, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और ये जो वाणिज्यिक गतिविधि करते थे, ये वाणिज्यिक गतिविधि करने वाले व्यक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यक्ति थे उनको कहा जाता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। यानी ये व्यक्ति, यानी ये राजनीतिज्ञ किसको कंट्रोल करेंगे? प्रशासक को। यानी अल्टीमेटली हम ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल, यही। और ये आप देखिए कि ये केंद्रीकरण का पहला अधिनियम था। केंद्रीकरण का मतलब होता है कि ये शक्ति दोनों बांट दिया गया, बांटने के बाद ये बांटा कौन, बांटने वाला कौन है जी? कौन है? वेरी गुड, हाथ उठा रहा। बांटने वाला कौन है? सही बोलो, बोलो, हाँ बोलो, कौन है? यस, यानी ब्रिटिश संसद, अंग्रेजी संसद जो है वही है, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया, बांट दिया। अब क्या हुआ कि जी आप क्या देख रहे हैं ऊपर? हमको देखने के लिए कह रहे हैं आप ऊपर? ठीक है, हम भले हैं बुरे हैं जैसे भी हैं, अभी फिलहाल हम ही को मानना पड़ेगा ना। अब क्या देख रहे थे ऊपर? हमको ढूंढ रहे थे? मुबारक हो यार। अच्छा, सोच रहे थे, तो अब हम आपको सोचवा रहे हैं। ये बताइए कि ये जो पिट्स अधिनियम लाया गया था, इस पिट्स अधिनियम में 1784 में लाया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो डर गई। उसका कहना था कि कोई भी अधिनियम आप कभी ला देते हैं, तो हम किसी भी जगह पर वाणिज्यिक गतिविधि कर रहे हैं, हमने पैसा निवेश कर दिया, पता चला आप अधिनियम ना आए और वो मेरा पैसा डूब गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि यार ऐसे नहीं चलेगा, और इनके पास पैसा बहुत अथाह था, बहुत पैसा था। किसको लूट रहे थे? अजी लूट रहे थे, तो पैसा तो रहेगा ही, ठीक है। अगर आज कल को आपको बना दिया जाए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और आपके ऊपर नियंत्रण नहीं रहे, तो आप भी लूट लीजिएगा, कुछ भी कर सकते हैं। तो आप देखिए क्या किया इन लोगों ने, क्या किया कि वहां के ब्रिटिश संसद के जो मंत्रिमंडल है, जैसे गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, इन सारे लोगों को, ऐसे ऐसे व्यक्तियों को इन लोगों ने पैसा देकर खरीद लिया। कहा जाता है ना, माल है तो ताल है, वरना तो कंगाल है। पैसा है तो सब कुछ है, मनी इज हनी, और अगर नहीं है तो फिर सनी है। ओके, तो आप देखिए, तो उन लोगों ने क्या किया कि उसको खरीद लिया, और खरीद कर बोला कि देखो, हम इसलिए आपको कह रहे हैं क्योंकि हमारे ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, इस अत्याचार को रोका जाए। हमको आप एक निर्धारित समय दे दीजिए कि इतने समय तक ब्रिटिश संसद कोई अधिनियम आपके ऊपर नहीं लाएगी, और इसके लिए आप लोग संसद में प्रस्ताव रखेंगे। बोला ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्या किया कि चार्टर्ड एक्ट, यानी जब हम बात करते हैं चार्टर्ड एक्ट का प्रावधान, चार्टर अधिनियम का प्रावधान चालू हुआ। और आप देखिए चार्टर अधिनियम जो है
वो 1793 पहला लाया गया। यानी ब्रिटिश संसद ने कह दिया कि 20 साल तक हम कोई अधिनियम पारित नहीं करेंगे, आप 20 साल तक यहां पर राज कर सकते हैं, मतलब आप व्यापार कर सकते हैं 20 साल तक। तो वेरी गुड, दोनों हाथ उठा के रखियो। क्या नाम है आपका? अनु। तो अनु ये बताओ कि चार्टर्ड शब्द का नाम, चार्टर्ड का शाब्दिक अर्थ क्या है? आपका नहीं पूछ रहे, चार्टर्ड का पूछ रहे। चार्टर का नेम क्या है? सहानी। अच्छा, हाँ, क्या होगा चार्टर्ड का शाब्दिक अर्थ? वो गलत बता रही है, अब बोलो। अच्छा, आप पहले ही बोल दिए थे जी। एमए कर रही हो पॉलिटिकल साइंस में, बताओ चार्टर्ड का लिटरल मतलब क्या होता है, शाब्दिक अर्थ अगर नहीं बता। हाँ जी, उसमें नहीं मिलेगा, किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा, केवल क्लास में मिलेगा। वो भी पढ़े, वो भी जो बुक देख रहे हो ना, उसमें भी नहीं। क्या कर रहे हो जी आप? तब से देख रहे हो गुणा गणित किए जा रहे हो, क्या जोड़ रहे हो? हाँ, अभी तक हम कुछ लिखा ही नहीं, उस पेज में आपने इतना कुछ लिख दिया। हाँ, अच्छा कल पढ़ रहे थे, वेरी गुड। बताओ तो चार्टर का मतलब क्या है? बहुत बहुत हम हर्षित हुए, बताओ। हमको पता नहीं, तब कल क्या पढ़ रहे थे भाई? हाँ बताइए, पढ़ भी रहे थे अब पता नहीं। हाँ जी बोलिए, चार्टर का मतलब क्या होता है? जी आपसे बात कर, जी आपसे बात कर। क्या होता है? हाँ बोलिए। वो बता दी, आपसे पूछ रहे हैं। सेम नहीं पता, हमको मालूम था यही होगा। हाँ हाँ, बताओ कृष्णा। जी बोलिए, कुछ बोलना है? पॉलिटिकल साइंस रख लिया आपने? हाँ, चार्टर का मतलब? हाँ बोलिए, हाथ उठा रहे, बोलो। वो तब से याद कर रहे हैं कि इस अधिनियम में प्रावधान क्या थे, क्योंकि वो कल पढ़ के आए हैं। प्रावधान पढ़ रहे हो ना? पूछेंगे, आप ही से पूछेंगे। धैर्यम परम सुखम, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम हमेशा इस बात पे विश्वास करते हैं कि धैर्य है तो सुख मिलेगा, और इसका ठीक विपरीत होता है छटपटायम परम दुखम, ठीक है। तो देखिए, चार्टर्ड का शाब्दिक अर्थ होता है समझौता। समझौता, और समझौता एक व्यक्ति में नहीं होता है, समझौता समूह में होता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक समूह थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार केवल भारत में ही नहीं था। जितने भी आप देखिए, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, इन सारे जगहों पर वो अपना वाणिज्यिक गतिविधि बना के रखी थी। मानते हो ना? हाँ हाँ, मानते हो तो बोला करो हाँ या ना यार। क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं। पता है क्वेश्चन पूछने से क्या होता है? आप लोग को अभी लग रहा है क्वेश्चन पूछने से आपके माइंड का डेवलपमेंट होता है कि अच्छा ऐसा भी हो सकता था, तो उससे डरो मत। अब से पढ़ के आएंगे, पर याद रखो जो पढ़ के आओगे वो पूछेंगे ही नहीं। हाँ, तो हमको पता है ना, क्योंकि आप किताब पढ़ के आई हैं, और आजकल आरएस हो चाहे आईएएस हो, किताब से पूछेगा ही नहीं। वो तो दिमागी चीज आपका पूछेगा, तो दिमाग खोलने के लिए कुछ अलग होना चाहिए। अगर सभी किताब पढ़ के जाएं और एग्जाम दे, तो सब नहीं अधिकारी बन जाएंगे? बनते हैं नहीं। जो अधिकारी बनते हैं उनसे जरा पूछो कि किताब के साथ साथ उनको अलावा, उसके अलावा भी सोच की क्षमता उससे ज्यादा होगी, तभी वो बनेंगे। और वही सोच आपका डेवलप कर रहे हैं हम। ये यहां विकास हो रहा है देश का, संविधान का, हम आपका विकास कर रहे हैं। मान रहे हो ना? हाँ, मानना पड़ेगा, कोई विकल्प भी नहीं है। तो अब क्या है कि उसके बाद क्या है, तो आप देखिए कि जब हम बात करते हैं चार्टर्ड अधिनियम,
तो समझौता किया, और समझौता एक व्यक्ति में नहीं होता है, समझौता किया गया ब्रिटिश संसद के द्वारा, ब्रिटिश संसद के प्रधानमंत्री से किया गया। तो प्रधानमंत्री जो है एक व्यक्ति मत समझो, वो इंग्लैंड के पूरे जनता का वो प्रतिनिधि है, यानी वो जो निर्णय ले लेंगे ये माना जाएगा कि जनता का भी यही निर्णय है जो उन्होंने लिया है। तो इस तरह का समझौता किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी में और ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और यह समझौता 20 साल का हुआ। और पहला समझौता जो लाया गया चार्टर्ड अधिनियम 1793, यह हमारे संवैधानिक विकास के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है, यह हमारे संवैधानिक विकास के लिए इतना, हां जी, महत्वपूर्ण नहीं है। किंतु इस अधिनियम में था क्या? इस अधिनियम में था कि जो अंग्रेज भारत में नौकरी करेंगे उनका वेतन भारत के राजकोष से दिया जाएगा और भारत की करेंसी में दिया जाएगा, भारतीय मुद्रा में मिलेगी। यानी हमारे पैसे का कहां जा रहा है, ड्रेन कहां हो रहा है, अंग्रेजों को दिया है। यानी जो 10 दिन भी यहां काम करेगा उसको देखिए भारत के सरकार का ही, मतलब भारत की मुद्रा से उसको वेतन दिया जाएगा। और आप देखिए, नोटिस कीजिएगा कि 1793 के बाद अंग्रेज जो है यहां पे बड़े पैमाने पे आना चालू हो गए नौकरी के माध्यम में। और 1793 में ही लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा भारत में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पद का उद्यापन किया उन्होंने, और उस पद पर किसको आसीन किया, किसको बैठाया? अंग्रेजों को, भारतीयों को नहीं, क्योंकि वो ये मानता था कि भारतीय इस पद के लायक नहीं है, और उसको बैठाया गया और वेतन भी अच्छा खासा दिया जाता था। तो इसलिए यह महत्वपूर्ण नहीं था। इसके बाद दूसरा चार्टर्ड अधिनियम लाया गया 1820 साल बाद। कितना होगा? वेरी गुड, हाथ उठा रही हो। 20 साल बाद कितना होगा? 1793 में 20 ऐड करोगी तो कितना होगा? प्लीज आप लोग चुप रहे, इसमें मैथ भी पता चलता है कैसा है जी। पीसीएम 1810 में, देखो तो कितना सही बोलिए। देखिए, इसमें आप लोगों की गलती नहीं है। जब हम आपसे पूछते हैं ना तो कुछ देर के लिए आपका दिमाग जो है ना वो फिल इन द ब्लैंक्स हो जाता है कि क्या सर पूछ दिए, फिर थोड़ी देर बाद वो रिएक्ट करता है। 1813 नीचे लिखा हुआ है, हाँ, तो 1813। हाँ जी, अब बताइए इस अधिनियम में क्या था? क्या नाम है आपका? क्या बोले? दैत्य? क्या नाम बताए? तो यार जितेंद्र, इतना अच्छा नाम हो, थोड़ा जोर से बोलो, देखो तो कितना अच्छा समझ में आया। हाँ बोलो जितेंद्र, चार्टर्ड अधिनियम 1813 में क्या था? आप तो बोले हम कल पढ़े हैं सर। इसको कहते हैं आत्मविश्वास की कमी। अच्छा, ये जो प्रावधान चला है ना कि हम पढ़े थे सर, हम आए हैं, ये आज आपने किया है, और मेरे ज्यादा नहीं 10 क्लास के बाद सारे बच्चे यही कहेंगे कि सर हम पढ़े थे किंतु आपका दैत्यकार चेहरा देखकर भूल गए। ये तय है, लिख लेना। पर मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि कम से कम पढ़ाई तो करना चालू किया आप। भले भूल गए किंतु पढ़ना तो चालू किए कि देखिए ये सारी चीजें। और अभी जो अधिनियम हम बताएंगे उसके अंदर ना आप कहेगा हाँ सर याद नहीं आया सर। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। आपको पता है भागवत जो सुनते हैं ना, भागवत केवल 7 दिन का ही है। हिंदू धर्म में भागवत लोग सुनते हैं तो कहते हैं उनका सारा पाप इधर उधर चला गया, पुण्य मिलेगा। और वो 7 दिन का ही, 7 दिन का ही क्यों है? कभी आपने सोचा है? कभी नहीं सोचा आप। यही प्रॉब्लम आप लोगों में होता है कि आप लोग किताब पढ़ते हैं उसको एनालाइज नहीं करते हैं। जिस दिन आप एनालाइज करने लग जाइएगा, मूल्यांकन करने लग जाइएगा, उस दिन आप एग्जाम के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं। एग्जाम आपको कह रहा है कि भाई आ जाओ यार, बहुत देर से अपेक्षा कर रहे हैं आपको। राजा परीक्षित जो थे ना, राजाओं का शौक था जाके जंगल में शिकार करना। उस दिन उनको शिकार मिला नहीं,
तो वो क्या किए कि काफी गुस्सा थे कि आज हम आए और हमको शिकार नहीं मिला, परेशान थे। और तो वो जब आने लगे रास्ता से तो देखे कि एक ब्राह्मण तपस्या कर रहा है, आंख बंद करके लीन है, तपस्या कर रहा है। बगल में मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था, उन्होंने क्या किया, उस सांप को उठाकर उसके गले में डाल दिया। ब्राह्मण का नींद खुला, बोला अरे तुम हमारे साथ ऐसा कर दिए, हम तुमको शाप देते हैं। शापित कर दिया उसने कि आज से 7 दिन बाद ही तुम्हारे सांप के काटने से मृत्यु होगी। अब आप जरा इमेजिन करो, आप लोग देखो अपने ऊपर, आप लोग देखो अपने ऊपर कि अगर आपको पता चल जाए कि 7 दिन बाद मर गए, तो पता चला कि उसी वक्त मर जाएंगे, इतना आपको भय हो जाएगा। किंतु उन्होंने, राजा परीक्षित ने इसको अवसर ले लिया, कहा कि कमाल हो गया, 7 दिन के अंदर तो हमको ब्रह्मा भी नहीं मार सकता, 7 दिन के अंदर ब्रह्मा जी भी आ जाए तो हमारा मृत्यु नहीं ले सकते। 7 दिन हम स्वतंत्र हैं कुछ भी करने को। चूंकि वो गलती किए थे तो उन्होंने क्या किया, सुखदेव जी को बुलाया और बुलाकर भागवत का पाठ सुना। और वो 7 दिन, इसीलिए वो 7 दिन कहा जाता है। आपके जीवन में भी ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज आप जो क्लास में बैठे हैं ना, अगर आप चाहेंगे तो इसको एक अवसर के रूप में ले सकते हैं। और आपके बनने से सही मायने में आपको तो हर्षित होगा ही, आपके माता पिता आपसे ज्यादा हर्षित होंगे। तो आप इसको कतई भी ये ना समझें कि सर जो हमसे पूछ रहे हैं हमें नहीं आ रहा फिर भी पूछ रहे हैं। इसलिए पूछ रहे हैं कि आपका विचार जान रहे हैं, और आपके विचार में यहां पे अगर कोई त्रुटि है तो उसको हम सुधार देंगे। किंतु अगर यही त्रुटि आप लेके एग्जाम में गए ना, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए हम आपसे पूछते हैं। तो आप लोग कतई भी ये ना सोचें कि सर जो है हमारा मनोबल गिरा देते हैं पूछकर, सर को पता ही है कि हम नहीं जानते हैं फिर भी पूछ रहे हैं। किंतु मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर आप केवल 10 दिन इस तरह से क्लास कर दिएगा ना, 11वें दिन आपका अंतःकरण आपके अंदर मन में कहेगा कि अब हमको पढ़ना चाहिए, सर कुछ ना कुछ पूछ रहे हैं तो इनको जवाब देना पड़ेगा। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी आपके लिए, क्योंकि कितने दिन आप ना ना बोलोगे, एक दिन हाँ होना ही है। तो ये बहुत अच्छी बात है जितेंद्र कि आप पढ़ के आए हो। किंतु भूल क्यों गए बताओ, 1813 अधिनियम में क्या था बताओ। हम आप ही का इंतजार कर रहे हैं। माई डियर डियरेस्ट, सिटिंग इन द मिडिलेस्ट, प्लीज गिव मी रिप्लाई। इतना डर रहे हो यार जितेंद्र, बताओ तो आंसर कैसे लिखोगे बताओ। पढ़ के आए हो ये हम जान रहे हैं, देखो ये एमए की ये भी पढ़ के आई हैं, ठीक है। किंतु हमको लगता है कि ये कई बार बोल चुकी हैं, टीचरों से बातचीत कर चुकी है, तो ये थोड़ा सा मतलब जवाब दे देती हैं। आप में ये कमी है, डर लग रहा अभी भी आपको, लग रहा है ना कहीं डर तो लग ही रहा है। बताओ जितेंद्र अगर हम गलत है तो। भाई उनका देखो तो टेम्परेचर, हाथ छू के देखो, तापमान कम हो गया क्या, शीतल नहीं हुआ है ना, ठंडा हो रहा ना, हम नहीं पूछेंगे। हाँ, चुप रहिए, ऐसे ही चल रहा है। ओके, तो ये एक्चुअली जितेंद्र आपकी समझ, अरे ठंडा नहीं हो रहा, वो ऐसे ही बोल रहा है, हम जानते हैं यार, ठीक है। तो ये सबके साथ है, थोड़ा सा हिम्मत करो, कर लोगे, करना आप ही को है, देखिए कर लोगे आप। हाँ वेरी गुड, हाथ उठा रही हो, क्या था अधिनियम में, हाँ क्या था बोलिए, हाँ बोलिए। मुबारक हो, और उसके आगे, ये तो मैं पहले ही बता चुका था। हाँ कृष्णा बताओ। बताओ क्या बताएं, अरे 1813 का अधिनियम ये क्या था, हाँ बोलो बालक। राजनीतिक विज्ञान, अच्छा अच्छा, आप भी पढ़ के आई हैं,
पढ़ के आई हो तो क्या दिखा रही हो उसको? क्या दिखा रही है आपको? हाँ जी बोलिए। देखिए हमारी क्लास में ना क्या है ना कि हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग भी चुपचाप से बैठे, हम चाहते हैं कि आप भी कुछ बोले। और सही बता रहे हैं कि आप लोग जब बोलिएगा ना तो अच्छा लगेगा आपको भी कि देखो आज हमने क्लास में जवाब दिया है। वो आपके लक्ष्य को प्राप्ति के लिए आप सोचिए बहुत लाभदायक होगा। इस तरह से तो सभी कोई बैठते हैं। आप जाइए ना बड़े बड़े, देखिए कोचिंग में बड़े बड़े मात्रा में हजार हजार 1200 बच्चे बैठते हैं एक क्लास में, कितने को समझ में आता है? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारी आबादी लिलीपुट की है, मतलब छोटी आबादी है, तो हम सबसे इंटरेक्ट कर ले रहे हैं, बातचीत कर ले रहे हैं। नहीं तो मेरी क्लास में भी पूरा भरा होता तो हम पूछते ही नहीं, मतलब ही नहीं बनता। किंतु आप ये सौभाग्य मनाइए कि आपका कम पॉपुलेशन है, तो सबके ऊपर सामान्य रूप से सामान्य तौर पर ध्यान दिया जा रहा है, तो कम से कम इसका लाभ आप भी उठाइए। हाँ जी अब बोलो जितेंद्र, पढ़ लिए ना, अब बताओ क्या है, बताओ बताओ जितेंद्र, पढ़ रहे थे हमको मालूम है, अच्छी बात है, फिर भी बताओ। यार जितेंद्र आप तो ऐसे शर्मा रहे हो जैसे लग रहा है कि क्या ही हम पूछ दिए आपसे। उसमें नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल होगा, किंतु वो पुस्तक का काम है घर में पढ़ना। अगर आप मेरी क्लास में पुस्तक पढ़िए मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि 15 साल से हम क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप उसको पढ़िएगा और मेरा भी देखिएगा तो आपको समझ नहीं आएगा, बता रहे हैं। नोट्स ठीक है, वगैरह क्या है? यही आप लोगों में गलती है, आप लोग अभी भी समझते हैं कि कॉलेज में, अरे अब आप अधिकारी बनने जा रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा उस शब्द का प्रयोग करें जो अधिकारी यूज करते हैं। कभी भी अधिकारी से पूछेगा वो बोलेगा अगर आप वगैरह काम कर लिए, नहीं वो कभी नहीं बोलेगा। आप लोग को तो बोलने का अच्छा। देखिए जब हम बात करते हैं चार्टर्ड अधिनियम, जब हम चार्टर्ड अधिनियम की बात करते हैं, चार्टर्ड अधिनियम की जब हम बात करते हैं तो इस अधिनियम में 1813 में सबसे पहला था एकाधिकार, जो ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस कर रही थी, वाणिज्य कर रही थी, वो खत्म कर दिया गया। एकाधिकार समझते हैं जी क्या होता है? एकाधिकार का मतलब कि आप ही का केवल अधिकार है कि आप बिजनेस करेंगे, एक व्यक्ति का अधिकार यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार। वो अधिकार ब्रिटिश संसद ने खत्म कर दिया। बालक क्यों खत्म किया? ब्रिटिश पार्लियामेंट से पूछे। हाँ जी क्यों खत्म किया? नहीं वो तो सही है कि नियंत्रण, हाँ बताओ कृष्णा, बहुत आराम से बैठे हो, बताओ। इसलिए एकाधिकार खत्म कर दिया क्योंकि यहां से औद्योगिकरण आरंभ हुआ। और जब औद्योगिकरण आरंभ होता है तो इंग्लैंड में जितने भी व्यापारी थे उनका कहना था कि हमें भी आदेश दिया जाए, हम भी जाके व्यापार करें। और जब मान लीजिए इन्हीं का एकाधिकार है, अगर आपका एकाधिकार होगा तो हम तो वहां व्यापार कर ही नहीं सकते हैं, आप हमको करने ही नहीं देंगे। तो पहले आपका एकाधिकार खत्म करना पड़ेगा। तो एकाधिकार जब इनका खत्म हुआ तो पूरे यूरोप के जो व्यक्ति थे जो व्यापार कर सकते थे उनको अधिकार मिल गया कि किंतु किंतु ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत शक्तिशाली थी, बहुत शक्तिशाली थी। अचानक आप उसका बंद नहीं कर सकते थे। तो ब्रिटिश संसद ने यह अधिकार दिया कि चाइना के साथ, और चाइना के साथ साथ एशिया में जहां जहां ये व्यापार कर रहे हैं उसमें चाय चाय का और अफीम का, अफीम मतलब नशा पदार्थ है, तो उसका व्यापार का अधिकार इन्हीं के पास रहेगा, यानी और कोई नहीं कर सकता, यही करेंगे। चूंकि चूंकि आप देखिए कि वो भारतीय संस्कृति से परिचित थे नहीं,
भारतीय संस्कृति मतलब हमारा अपना कल्चर से उनको जानकारी थी या नहीं। तो उन लोगों ने सर्वप्रथम क्या किया कि पश्चिमी शिक्षा, वेस्टर्न एजुकेशन भारत में लागू करने के लिए सालाना 1 लाख रुपया कहा ईस्ट इंडिया कंपनी खर्चा करेगी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी 1 लाख खर्चा कर सकती थी, नहीं की। 1853 तक नहीं की। और इसके बाद कहा गया कि आप 20 साल तक भारत में व्यापार कर सकते हैं। 20 साल तक ब्रिटिश संसद द्वारा कोई अधिनियम नहीं लाया जाएगा। इसके बाद क्या हुआ, 20 साल बाद, 1813 के बाद 20 साल बाद कितना होता है, यहां पर ब्रिटिश संसद द्वारा केंद्रीकरण की प्रक्रिया आरंभ की रेगुलेटिंग एक्ट में, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से, और केंद्रीकरण की प्रक्रिया खत्म हुई 1833 में। वो भी पूर्ण रूप से नहीं, राजनीतिक क्षेत्र में केंद्रीकरण पूरा ब्रिटिश संसद के पास आ गया। यानी 1833 के अधिनियम चार्टर्ड एक्ट में ब्रिटिश संसद ने यह लिखकर भेजा कि अंग्रेजों का यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसका एकाधिकार खत्म सब जगह से। यानी पहले कहां था, पहले चाइना और एशिया में था, वो भी समाप्त। और बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम चेंज किया गया और पदनाम उसका पदनाम बदलकर क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ भारत, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। और बंगाल प्रांत जो था, प्रेसिडेंसी को सबसे ज्यादा शक्ति दी गई और कहा गया कि जो विधायी शक्ति है, यह विधायी शक्ति मद्रास और बॉम्बे, इनकी शक्तियों को विधायी शक्ति वंचित कर दी गई, विधायी शक्ति से वंचित कर दी गई। और किसके पास दे दी गई, बंगाल के प्रांत के पास, यानी बंगाल की जो प्रेसिडेंसी थी उसको दे दी गई। तो हाथ उठा रहे हैं आप, हमको एक बात बता सकते हैं कि मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी की विधायी शक्ति से उसको वंचित किया गया। क्यों विधायी लिया गया, कार्यकारी क्यों नहीं लिया गया, न्याय क्यों नहीं लिया गया, विधायी ही क्यों लिया गया? बोल बहुत सही रहे हो, किंतु प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा है बालक, सुधार लो। हाँ बोलिए, हाँ वेरी गुड, हाथ उठा रही हो, बोलो। हाँ बोलो। मिस्टर कृष्णा, जितेंद्र, विधायी शक्ति से ही वंचित क्यों किया गया? हाँ बोलो बालक। पीसीएम, पॉलिटिकल साइंस। देखो ये बोल रही ठीक, किंतु कहीं ना कहीं गोलमाल कर दे रही है। हाँ, विधायी शक्ति इसलिए वंचित किया गया क्योंकि विधायी शक्ति के माध्यम से ही आप नीति का निर्माण कर सकते हैं। नीति कौन बनाता है? विधायी का बैठती कहां है? विधानसभा में। तो वही शक्ति अगर आप ले लेंगे तो आप करेंगे क्या? यानी बंगाल जो नियम बनाएगा उस नियम को कहां लागू करना पड़ेगा? मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में।
लागू किया जाएगा। तो इससे इनको किंतु केंद्रीकरण की प्रक्रिया यहां पूरा हो गया, फिर भी राजनीतिक केंद्रीकरण हुआ, प्रशासनिक केंद्रीकरण हो ना पाया। प्रशासनिक केंद्रीकरण के लिए ब्रिटिश संसद ने कहा कि 20 साल का और आपको अधिकार देते हैं, और 20 साल का अधिकार देने के बाद सबसे आखिरी अधिनियम आया, चार्टर्ड एक्ट 1853। और इस अधिनियम में सबसे पहले लूट प्रणाली यानी जो आईसीएस, आईसीएस का मतलब होता है इंडियन सिविल सर्विस, भारतीय सिविल सेवा, ठीक है। यानी इसकी भर्ती लूट प्रणाली के माध्यम से होती थी। लूट प्रणाली का मतलब होता है भाई भतीजवाद। यानी मान लीजिए अंग्रेज है, वो गोरे होते थे, गोरे, हम लोग काले इंडियन, अब हम इनके साथ दिन भर हैं, इनको बोलते हैं सर, ये बोलते हैं कि रात को दिन कहो, हम बोलते हैं यस सर रात को दिन है। फिर लास्ट में उन्होंने बोला कि सर एक काम कीजिए, पद हमको दे दीजिए आईसीएस का। अब ये मेरा क्वालिफिकेशन नहीं जान रहे हैं कि हम कितने पढ़े लिखे हैं। बोला जाओ तुमको दिए, हम ग्रहण कर लिए पद। अच्छा, चूंकि ये पद किसने दिया है, इन्हें ने दिया है, तो हम काम किसके लिए करेंगे, इन्हीं के लिए ही करेंगे। तो इसका मतलब भ्रष्टाचार चरण, तो इनको खुश करने के लिए हमें राजस्व देना पड़ेगा, क्योंकि राजस्व से ही माल है तो ताल है, वरना तो कंगाल है, पैसा है तो सब कुछ है। तो राजस्व इनको देंगे तो ये हमको खुश होकर थोड़ा हमको उसमें से भी दे देते हैं। किंतु ये भूल जाते हैं कि हम अधिकारी बन चुके हैं, राजस्व ज्यादा एकत्रण करते, हम देते थे निर्धारित इनको, उसमें से भी कुछ हमको मिल जाता था। भ्रष्टाचार देख रहे हैं कितना सीमा से परे था। हाँ, तो अब क्या है कि इसको कहते थे लूट प्रणाली। इसको खत्म करने के लिए सन 1854 में ब्रिटिश संसद द्वारा एक आयोग गठित किया गया, जिसका नाम था लॉर्ड मैकाले। गोरे व्यक्ति थे, नाम था मैकाले। और इनके कहने पर भारत में पहली बार 1855 में खुली प्रतियोगिता आईसीएस की कराई गई, किंतु वो कहां कराया गया, 7 समुंदर पार, लंदन में, भारत में नहीं हुआ, 7 समुंदर पार। और यहां से भारत में प्रशासनिक एकीकरण ब्रिटिश संसद द्वारा अपने पास कर ली। इसीलिए इस अधिनियम में जो भारत का गवर्नर जनरल था, वो एक छोटा सा संसद चलाता था, यानी कुछ लोगों को मनोनीत करके रखा था और वहीं से निर्णय लेता था। तो संसदीय प्रणाली क्या है भारत में, यह सबसे पहले सन 1853 में पता चला। संसदीय प्रणाली यानी अप्रत्यक्ष रूप से जो भारत का गवर्नर जनरल था, वो अपना एक संसद चलाता था, यानी कुछ लोगों को, 10-12 लोगों, 15 लोगों को मनोनीत करके कहा था कि तुम ये निर्णय बनाओ, तुम ये निर्णय बनाओ, और इसको हम क्या करेंगे, पटल पर रखेंगे लोकतांत्रिक तरीके से। तो संसदीय प्रणाली का जो उदय हम देखते हैं, वो भी हम 1853 अधिनियम से देखते हैं। किंतु जब ब्रिटिश संसद को यह पता चल गया कि राजनीतिक एकीकरण हमने यहां कर लिया, प्रशासनिक एकीकरण हमने यहां कर लिया, तो इसने क्या किया, चार्टर्ड का भी एक अधिकार खत्म। यानी ब्रिटिश संसद ने कह दिया कि अब हम संप्रभुत्व हैं, यानी हमसे ऊपर कोई नहीं है। इसीलिए ब्रिटिश संसद जब चाहे तब अधिनियम ला सकती है। अब आपको 20 साल का कोई अधिनियम नहीं लाया जाएगा। यानी जब भी, और ब्रिटिश संसद एक विकल्प ढूंढती थी कि भारत में कुछ ऐसा हो कि सारी शक्ति हम अपने पास ले, मौके के तलाश में। ऐसा हो गया भारत में। क्या हुआ था भारत में, बताओ तो जितेंद्र। हाँ, क्या हुआ बताइए, भारत में क्या हुआ। हाँ बोलिए, क्या हुआ भारत में। आए, ठीक है, किंतु वो एक ऐसी
ऐसा मौका भारत में देखना चाहते थे कि कुछ भारत में ऐसा हो जिससे हम सारी शक्ति अपने पास ले ले, और वो मौका मिल गया। कौन सा मौका था? हाँ बोलिए मिस्टर कृष्णा, कौन सा मौका था? हाँ, एमए पॉलिटिकल साइंस। हाँ बोलो, पॉलिटिकल साइंस। हाँ, हाँ बोलिए। अरे पता है सबको, किंतु जवाब नहीं देना चाहते हैं। हाँ बोलो बालक, वेरी गुड, हाँ बहुत अच्छा, बोलो बोलो। वेरी गुड, क्या नाम है? अर्चितानी? हर्षित? हाँ, तो हर्षित बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। क्या खाना खा के आए थे? वही खाना रोज खा के आना, जब आप अच्छा दे रहे हो, और एग्जाम में भी जाना तो वही खाना, ताकि गलत भी करो तो सही हो जाए। ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल सही कहा कि भारत में सिपाही म्यूटनी यानी सिपाही विद्रोह 1757 में हुआ। पता था ना? हाँ देखिए, होता है 1857। चुप रहो, जो खाना खाए थे मत खाना। ओके, तो अब क्या है कि 1700 सॉरी 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ, और उस विद्रोह का नतीजा यह निकला कि कई सारे राजा, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, हाँ टीपू सुल्तान, ले चुप रहिए, आपका इतिहास अच्छा नहीं है। ठीक है, टीपू सुल्तान बेचारे कब मर मरा से गए, अब उन टीपू सुल्तान आए। ठीक है, हाँ तांतिया टोपे कह सकती हैं। ठीक है, उम्र है, ऐसे ही कंफ्यूज होंगे। तो अब क्या है कि ये सारे लोग अपने अपने प्रांत के लिए लड़ाई लड़े, और लड़कर कहे चलो दिल्ली, और दिल्ली गए। बताइए, इतना लड़ाई लड़े हैं, झांसी रानी लक्ष्मीबाई अपना जान तक निछावर कर दी, और लास्ट में गई और जाके 70-75 साल के बुढ़े को, बुजुर्ग आदमी को, मुगल का वो लास्ट साम्राज्य शासक था, बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, ये हाथ से पीटने से नहीं होगा, उसको दीवार से पीटो तो एक्शन रिएक्शन होगा, तब याद होगा चीजें। ठीक है, तो अब क्या है कि बहादुर शाह जफर 70-75 साल के व्यक्ति को आप राजगद्दी पे बैठा दिए। उसकी स्थिति ये थी कि तलवार निकालने से पहले 2 बार गिरता, और आप एक कमजोर शासक को राजगद्दी पे बना दिए। अंग्रेजों को 1 साल लगा इस सिपाही विद्रोह को दमन करने में, 1 साल के अंदर उन्होंने दमन कर दिया। फिर बहादुर शाह जफर का क्या हाल हुआ मालूम है? उसको रंगून भेजा गया। जी, वहां के जेल में उसकी स्थिति इतनी बुरी की गई कि पहले उसके आंख निकाले गए, उसके बाद उसके पोते से सरिया होता है ना, रॉड जिसको कहते हैं लोहे का, गरम करके, अब मत पूछिए क्या से क्या किया गया, नाखून निकाले गए। मतलब उसको जो कहा जाए ना कि एक तरह से तड़पा तड़पा के मारना, तड़प तड़प के जान निकली उसकी। और आपको पता है कि आज भी मुगलों का परिवार जिंदा है, रह रहा है? पता है जी आपको कि मुगलों का परिवार है? अरे भाई, वंशज तो रहेगा ही ना। वंशज को कौन खत्म कर दिया? वो कब खत्म हो गया? हाँ, किसको? तो बहादुर शाह जफर के नाती पोता कोई नहीं था? हाँ, गजब आप लोग। हाँ, तो अब देखिए, खैर जो भी है, तो उनके मरने के बाद भारत में ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय संविधान के विकास के लिए द्वितीय चरण चालू हुआ, जो 1858 से आरंभ होता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्राउन का शासन या राजा का शासन। तो अभी फिलहाल हम लोग पिछले 3 दिन से प्रवचन सुन रहे हैं ना बालक? लिख तो रहे नहीं है, तो आज हम लोग कुछ लिखेंगे, ताकि घर में पढ़े भी। आई बात समझ में?
लिखिए, हेडिंग दीजिएगा, भारतीय संविधान का विकास एक ब्रिटिश विरासत है। भारतीय संविधान का विकास एक ब्रिटिश विरासत है। पाँव मत हिलाओ, अधिकारी हो तो। हाँ, हम कह रहे पाँव मत हिलाओ। नहीं समझे? समझ, हाँ बिल्कुल, समझदार के लिए यही काफी। हाँ हाँ, लिखिए, नेक्स्ट लाइन चेंज करके लिखिए। सन 1599 ईस्वी में, सन 1599 ईस्वी में, 1599 ईस्वी में लंदन के कुछ व्यापारियों द्वारा, लंदन के कुछ व्यापारियों द्वारा पूर्वी देशों में, पूर्वी देशों के साथ, पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से, पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से एक एक कंपनी का निर्माण किया। जिसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। इंग्लैंड की महारानी ने, इंग्लैंड की महारानी ने 31 दिसंबर, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में एक रॉयल, रॉयल चार्टर्ड, एक रॉयल चार्टर्ड एक्ट के द्वारा, रॉयल चार्टर्ड एक्ट के द्वारा इस कंपनी को 15 वर्षों के लिए एकाधिकार, इस कंपनी को 15 वर्ष के लिए एकाधिकार व्यापार की अनुमति दे दी, व्यापार की अनुमति दे दी, जिसे राजा जेम्स प्रथम ने, जिसे राजा जेम्स प्रथम ने अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया, अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ कर लीजिएगा।
भारत में ब्रिटिश प्रशासन का भारत में ब्रिटिश प्रशासन का उदय 1600 ईस्वी में 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से के साथ हुआ। कैप्टन हॉकिंस, इसको आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस ने कैप्टन हॉकिंस ने उस वक्त की तत्कालीन उस वक्त की तत्कालीन तत्कालीन मुगल सम्राट जहांगीर से भारत में व्यापार करने का भारत में व्यापार करने की अनुमति मांगी। और इसके फलस्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में भारत के सूरत में पहली वाणिज्यिक गतिविधि के लिए उद्योग की स्थापना की। और दूसरी उद्योग आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में स्थापित की। दूसरी उद्योग आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में स्थापित की। सन 1755 तक एक व्यावसायिक संस्था के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1755 तक एक व्यावसायिक संस्था के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी अपना अस्तित्व भली भांति स्थापित कर चुकी थी। क्योंकि इससे पूर्व सन 1707 के बाद सन 1707 में जब औरंगजेब का निधन हुआ, सन 1707 में जब औरंगजेब का निधन हुआ
तब इस कंपनी को भारत की राजनीतिक गतिविधियों में तब इस कंपनी को भारत की राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करने का मौका मिला। भारत की राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करने का मौका मिला और यह मौका धीरे धीरे बढ़ता चला गया। यही कारण है कि सन 1757 में प्लासी के युद्ध में सन 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव पड़ी। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव पड़ी क्योंकि भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव पड़ी क्योंकि इस युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर अपना अधिकार सिद्ध की। और कंपनी का बंगाल पर नियंत्रण स्थापित हुआ परंतु सन 1764 के बक्सर युद्ध के बाद कंपनी को पूरे भारत में शासन करने का अधिकार प्राप्त हुआ। और सन 1765 की इलाहाबाद संधि द्वारा बंगाल के दीवानी अधिकार मिलने के बाद कंपनी को भारतीय शासन में प्रत्यक्ष भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। भारतीय शासन में प्रत्यक्ष भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। इस समय तक अंग्रेजों के पास बंगाल
बंगाल, मद्रास एवं बंबई जैसे केंद्र थे। बंबई जैसे केंद्र थे और यह तीनों ही उसके प्रांत बने। और यह तीनों ही उसके प्रांत बने। ब्रिटिश संसद द्वारा इन गतिविधियों को इन गतिविधियों को नियंत्रण करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ब्रिटिश संसद ने एक समझौता की, परंतु वह विफल रहा। परंतु वह विफल रहा। इसके फलस्वरूप ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण करने के लिए नियंत्रण करने के लिए भारत में औपचारिक रूप से पहला अधिनियम लाया गया। पहला अधिनियम लाया गया। और भारतीय संविधान का विकास यहीं से देखा गया। इसलिए भारतीय संविधान को ब्रिटिश विरासत कही जाती है। इसलिए भारतीय संविधान को ब्रिटिश विरासत कही जाती है, क्योंकि आज भारत में जो भी संस्थाएं हैं क्योंकि आज भारत में जो भी संस्थाएं हैं वह इनका ही देन है। जैसे संसदीय प्रणाली लिख ली? अरे लिख ली आप? हां, संसदीय प्रणाली कॉमा दीजिए, सचिवालय प्रणाली, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, न्यायिक प्रशासन, स्थानीय स्वशासन,
निदेशालय, निदेशालय, निर्देशालय नहीं, निदेशालय। इत्यादि, क्या बोले, इत्यादि, निदेशालय इत्यादि। इसको इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्टोरेट। ठीक है, हमको पता है, ये पता है आपको। जैसे आप कॉलेज कर लें, यही तो दुख है कि आप गए नहीं उस डिपार्टमेंट में। एक डिपार्टमेंट होता होगा जिसको कहा जाता है, एचओडी का नाम सुनी है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उसी को निदेशालय कहा जाता है। वो उसका प्रमुख है और वही नीति, मतलब उस यूनिवर्सिटी में वही वो चीज लागू कराएगा अपने विषय से संबंधित। इस तरह से हर विभाग का होगा। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ। भारतीय संविधान का विकास 2 चरणों में देखा जा सकता है। दो चरणों में देखा जा सकता है। प्रथम, कंपनी के अधीन सन 1773 से लेके सन 1858 तक कंपनी के अधीन सन 1773 से लेके 73 से लेके सन 1858 तक। और दूसरा, हमने 53 तो बोल ही नहीं सकते हैं, अगर बोले होंगे तो हम गलत बोल दिए। ठीक है, हो सकता है हम भी गलती कर सकते हैं, हम कोई थोड़े ना कंप्यूटर है, कंप्यूटर भी हम ही लोग बनाए हैं। ठीक है, दूसरा, क्राउन का शासन या राजा का शासन सन 1858 से लेके सन 1947 तक। सन 1858 से 1947 तक। लिख लिया आपने? हाँ, लिखने में हम लोग बहुत तेज हैं, वो दिमाग में रहे या ना रहे, लिखने में तेज है। कोई बात नहीं, इस हफ्ते तक हमारी क्लास, कल है ना, कल ही एक सप्ताह समाप्त होगा ना, कल क्लास है ना? हाँ, तो कल हमारी क्लास 6 से 8 चलेगी। नेक्स्ट वीक से, अगली सप्ताह सोमवार से चालू हो जाएगा। अगले सप्ताह से आप लोगों को जो प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, इन जो चीज मैंने कराया है, इनसे संबंधित आपको प्रश्न यहां पे आएंगे। तो आप लोग को न चाहकर भी पढ़ना पड़ेगा, कृष्णा, ये ध्यान जाओ। ठीक है, और उसके बाद 2-1 दिन बाद आप लोग को मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न दिए जाएंगे। आई बात समझ में? खाना खा के आए हो? जब से आए हो तब से टूथपेस्ट किए जा रहे हो पेन को लेकर, अभी भी देखो। ये सब हरकत जो है ना, अधिकारियों के नहीं है। हम आपको अधिकारी के रूप में देख रहे हैं, आपको पता है। तो हमारी सोच कहां है, और आप देखिए अभी भी चाह रहे कि हम टूथपेस्ट करें, तो कैसे चलेगा? हाँ, लिखिए, पहला चरण, संवैधानिक विकास का पहला चरण। हेडिंग दीजिए, संवैधानिक विकास का पहला चरण। पहला लिखिएगा रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लिखिए। यह ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए पारित किया गया पहला कानून था। यह ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए पारित किया गया पहला कानून था। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिखिएगा।
इससे कंपनी पर इससे कंपनी पर संसदीय नियंत्रण शुरू हुआ। नेक्स्ट, तीनों प्रांत कलकत्ता, बंबई और मद्रास को बंगाल के अधीन कर दिया गया। तीनों प्रांत कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, बिहार नहीं, बिहार इनको बॉम्बे को बंगाल के अधीन कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का नाम दिया गया और गवर्नर जनरल का नाम दिया गया और वारेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। वारेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। नेक्स्ट, कलकत्ता में पहली बार अपीलीय न्यायालय कलकत्ता में पहली बार अपीलीय न्यायालय ब्रैकेट में लिखिएगा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और सर इलीजा लिखिए, सर इलीजा इम्फे पहले मुख्य न्यायाधीश बने। इनको सहयोग करने के लिए तीन और न्यायाधीश चुने गए। नेक्स्ट, वारेन हेस्टिंग द्वारा द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया। नेक्स्ट लिखिएगा, द्वैत शासन प्रणाली जो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा लाया गया था उसको अंत किया गया। लिख लेना रॉबर्ट क्लाइव, नहीं तो समझोगे कि वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ही है। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा लाया गया, उसको अंत किया। लिख लो, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा लाया गया, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा लाया गया। नेक्स्ट लिखिए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। दूसरा हेडिंग लिखो, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। यह एक्ट इसलिए लाया गया
यह एक्ट इसलिए लाया गया क्योंकि पुराने वाले अधिनियम में, पुराने वाले अधिनियम को, पुराने वाले अधिनियम के कमियों को दूर करने के लिए यह एक्ट लाया गया। पुराने वाले अधिनियमों के कमियों को दूर करने के लिए यह अधिनियम लाया गया। नेक्स्ट लिखिए। ब्रिटिश संसद द्वारा औपचारिक रूप से, ब्रिटिश संसद द्वारा औपचारिक रूप से इस अधिनियम के माध्यम से इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी की शक्तियों का, कंपनी की शक्तियों को केंद्रीकरण करने का प्रयास किया। कंपनी की शक्तियों को, ज्यादा जोर हो जा रहा है, बोलिए क्या छूट गया। इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी की शक्तियों को केंद्रीकृत करने का प्रयास किया। और इसके फलस्वरूप, इसके फलस्वरूप भारत में पहली बार भारत में पहली बार कार्यों को दो भाग में बांटा गया। कार्य, कार्य फंक्शन, कार्यों को दो भाग में बांटा गया। राजनीतिक गतिविधि और वाणिज्यिक गतिविधि। राजनीतिक गतिविधि को देखने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा ब्रिटिश संसद द्वारा 6 संसदीय नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। संसदीय नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। बोलो क्या छूट गया। ब्रिटिश संसद द्वारा 6 संसदीय नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। वहीं वाणिज्यिक गतिविधि, वहीं वाणिज्यिक गतिविधि को देखने के लिए कंपनी द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई। नेक्स्ट, संसदीय नियंत्रण बोर्ड के अधीन ही, संसदीय नियंत्रण बोर्ड के अधीन ही कंपनी अपना कार्य
करेगी, कंपनी अपना कार्य करेगी। नेक्स्ट लिखिए चार्टर्ड एक्ट। चार्टर एक्ट, हेडिंग दीजिएगा चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट हेडिंग दे दीजिए। अच्छा, इसके अंदर लिखना है कुछ, कंपनी के द्वारा भारत पर, कंपनी के द्वारा भारत पर आधिपत्य बनाए रखने के लिए, आधिपत्य बनाए रखने के लिए या अधिकार बनाए रखने के लिए ब्रिटिश संसद ने, ब्रिटिश संसद ने 20 साल के लिए, 20 साल के लिए व्यापार करने का अधिकार दिया। और इसके मध्य में किसी भी तरह का कोई अधिनियम नहीं पारित किया जाएगा। और इसके मध्य में किसी भी तरह का कोई अधिनियम पारित नहीं किया जाएगा। लिखिए पहला चार्टर्ड एक्ट 1793 था। लिखिए दूसरा चार्टर्ड एक्ट, दूसरा चार्टर्ड एक्ट 1813, हेडिंग दीजिएगा चार्टर्ड एक्ट 1813। इस एक्ट के, इस एक्ट ने, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, इस एक्ट ने कंपनी के भारत के साथ कंपनी के भारत के साथ क्या लिखा, भारत के साथ व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, यद्यपि चीन और, यद्यपि चीन और पूर्वी देशों के साथ, चीन और पूर्वी देशों के साथ उसका चाय तथा अफीम पर, उसका चाय तथा चाय, उसका चाय तथा अफीम पर व्यापार एकाधिकार बना रहा। नेक्स्ट पॉइंट, अब अन्य अंग्रेज भी भारत के साथ व्यापार करने लगे। अब अन्य अंग्रेज भारत के साथ व्यापार करने लगे। व्यापार करने लगे। नेक्स्ट लिखिए, इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि
इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत में कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्च करेगी। वेस्टर्न एजुकेशन, इंग्लिश, इंग्लिश जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, आप इंग्लिश मीडियम पढ़ी है ना? अरे हिंदी में भी आपका एक विषय इंग्लिश होगा ना, तो इंग्लिश को हम लोग कहते हैं वेस्टर्न एजुकेशन। ठीक है, अभी इंग्लिश मीडियम में जो पढ़ रहे हैं ना, वो हमारा नहीं, हमारा एजुकेशन ये है, हिंदी है। तो वो हिंदी जानते नहीं थे, तो वो इंग्लिश जानते थे। तो इंग्लिश को बढ़ावा देने के लिए उन लोगों ने 1 लाख रुपया प्रति वर्ष इंग्लिश शिक्षा देना आरंभ किया। ठीक है, इसीलिए भारत में कलकत्ता में पहली बार हिंदू कॉलेज खोला गया था, इसी का परिणाम था। अब आज से 30 साल पहले नोटिस करना ना, 30-40 साल पहले जिसका लड़का इंग्लिश मीडियम में पढ़ता था ना गांव में, उसको लोग सम्मान से देखते थे। तो वो पश्चिमी देश का प्रभाव था, तो वो पश्चिमी शिक्षा कही जाती है आज भी। हाँ, इसी वक्त यही बहुत बड़ा प्रभाव था। लिखिए, वो भी लिखवाना था। नेक्स्ट लिखिए, इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार ईसाई धर्म प्रथा को प्रचार करने का अधिकार दिया गया। ईसाई धर्म को प्रचार करने का अधिकार दिया गया। ये क्या होता है धर्म? इसको मिशनरी कहते हैं। ये लोग भारत में आए। अच्छा, ये हुआ क्यों? देखिए, इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है कि सन 1800, चूंकि उनको भारत में शासन करना था, तो शासन करने में काफी दिक्कत आ रही थी। भाई, हमारा भाषा और कल्चर, संस्कृति तो अलग है। तो उनको इतना दिक्कत आया कि इन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश संसद में एक अधिनियम पारित कराया कि हमारे अपने जो ईसाई धर्म के प्रचारक हैं, ये भारत में जाएं और भारतीयों को धर्म परिवर्तन ईसाई धर्म में करवाएं, ताकि आने वाले समय में ब्रिटेन जो है वो भारत को छोड़े ना। किंतु ये हो नहीं पाया, परंतु आज भी चल रहा है ये। कई कई जगह ये लोग क्या करते हैं, पैसा देते हैं आपको, कहते हैं कि गरीब लोगों को, खासकर गरीब व्यक्तियों को कहते हैं कि हम तुमको पैसा देते हैं, तुम धर्म परिवर्तन करो, और हर शुक्रवार को, हर 2 दिन होते हैं शायद, उस वक्त फुल ऑन खाना पीना सब आराम से देंगे, आपके घर में आके देंगे, आप खाइए। हम भी पढ़े हैं ना मिशनरी स्कूल में, तो हम देखते थे कि सही मायने में फ्राइडे के दिन जब चर्च में जाते थे तो इतना बड़ा बड़ा ब्रेड मिलता था। उस वक्त हम लोग के लिए बहुत अजीब बात था। तो हम लोग क्या करते थे, एक ब्रेड खाते थे और एक बैग में ठूस लेते थे, घर ले जाते थे कि घर में खाएंगे। तो ये मतलब धीरे धीरे ये समझ में आया कि ये क्यों करते थे। ये इनको फंडिंग दिया जाता था कि तुम धर्म परिवर्तन करो। देखिए, एक शब्द आता है ना, लव जिहाद, घर वापसी। तो लव जिहाद है क्या? जिहाद के मायने कई सारे निकाले गए हैं। तो उसमें से एक मायने ये भी है कि आप अपने धर्म को जिहाद की तरह समझिए। जिहाद का मतलब कि उसके लिए मर जाए, मिट जाए, वही हमारा सब कुछ है। और उसको ऐसे समझिएगा तो आप धर्म कभी छोड़िएगा नहीं। तो कुछ लोग धर्म परिवर्तन, हिंदू धर्म परिवर्तन करके चले गए थे, जिहाद बन गए थे, मुस्लिम बन गए थे। तो आरएसएस वालों ने क्या किया, उनको पुनः वापस लेकर आई, बोले तुम गलत घर में चले गए थे, अब तुम सही घर में आओ। तो जब वो वापस आए तो उसको कहा गया घर वापसी, कि कल का भूला शाम को घर
लौट के आया तो उसको भूला नहीं, कहेंगे घर वापसी आ जाओ। तो 100 लोगों को उसने क्या किया कि कुछ मुस्लिम वर्ग के लोगों को जो चले गए तो उनको भी क्या किया कि उनका धर्म परिवर्तन करके हिंदू में शामिल कर दिया। ये बहुत बड़ा विवाद का मुद्दा बन गया था। ये हम लोग पढ़ेंगे बाद में। हाँ लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, चार्टर्ड अधिनियम 1833। 1833 वहां क्यों लिख रहे हो, ऊपर नहीं लिख पाते हो? अरे कोई बात नहीं, हम देखेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, हम समझते हैं। ठीक है, लिखिए, इस अधिनियम के इस अधिनियम ने अब कंपनी की इस अधिनियम ने अब कंपनी की चीन और पूर्वी देशों के साथ चीन और पूर्वी देशों के साथ चीन और पूर्वी देशों के साथ, एशियाई देशों के साथ चाय तथा अफीम पर व्यापार एकाधिकार भी समाप्त कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इस प्रकार कंपनी अब व्यापारी के स्थान पर इस प्रकार कंपनी अब व्यापारी के स्थान पर शुद्ध शासक बन गई। शुद्ध शासक बन गई, यानी अब वो केवल शासक का काम करेगी। नेक्स्ट लिखिए, ब्रिटिश संसद द्वारा औपचारिक रूप से ब्रिटिश संसद द्वारा औपचारिक रूप से इस अधिनियम के माध्यम से पूर्ण रूप से राजनीतिक एकीकरण कर दी। पूर्ण रूप से राजनीतिक एकीकरण कर दी। परंतु प्रशासनिक एकीकरण पूर्ण रूप से नहीं हुआ। नेक्स्ट लिखिए, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और लॉर्ड बेंटिक लॉर्ड बेंटिक लॉर्ड बेंटिक सॉरी, यहां नहीं, यहां कर लो। लॉर्ड बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। नेक्स्ट लिखिए, बॉम्बे और नेक्स्ट पॉइंट, बॉम्बे और मद्रास प्रांतों को बॉम्बे और मद्रास प्रांतों को विधायी शक्ति से वंचित किया गया। विधायी शक्ति से वंचित किया गया। नेक्स्ट, चार्टर्ड अधिनियम 1853। चार्टर्ड अधिनियम 1853।
यह अंतिम चार्टर्ड अधिनियम था। अंतिम अधिनियम था, अर्थात इसमें कंपनी शासन को 20 वर्ष के स्थान पर 20 वर्ष के स्थान पर कुछ समय के लिए शासन करने की अनुमति दी। नेक्स्ट, पहली बार इस अधिनियम में द्वारा भारत में विधायी परिषद, ब्रैकेट में लिखना 12 सदस्य, विधायी परिषद 12 सदस्य, विधायी परिषद 12 सदस्य का गठन किया गया और भारत में संसदीय लोकतंत्र की शुरुआत यहीं से देखी जा सकती है। नेक्स्ट लिखिए, इस अधिनियम में इस अधिनियम ने भारतीय लोक सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। लूट प्रणाली के स्थान पर खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, लूट प्रणाली के स्थान पर, और सन 1854 में खुली प्रतियोगिता की अनुशंसा लॉर्ड मैकाले के कहने पर की गई। की अनुशंसा लॉर्ड मैकाले के कहने पर की गई। और भारत में खुली प्रतियोगिता सन 1855 ईस्वी में लंदन में आयोजित किया गया। भारतीय लोक सेवकों के लिए नेक्स्ट लिखिएगा, दूसरा चरण, हेडिंग दीजिएगा भारतीय संविधान का विकास का दूसरा चरण। भारतीय संविधान के विकास का दूसरा चरण।
अब देखिए, जब हम दूसरे चरण की बात करते हैं तो क्राउन का शासन कहिए या राजा का शासन कहिए, मतलब एक ही है। चाहे रानी हो या राजा हो, काम तो वही करेंगे जो उनको करना है। और इस अधिनियम को हम कहते हैं, वेरी गुड, हाथ उठा के रखी हो। और आप भी ये बताइए, इस अधिनियम को हम लोग कहते हैं भारत शासन अधिनियम 1858। अब देखिए, जब हम दूसरा शासन की बात करते हैं तो इस अधिनियम को कहते हैं भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1858। अब इसे हम भारत शासन अधिनियम 1858 क्यों कहते हैं? इससे पहले तो हम इस अधिनियम को कुछ और कहते थे, अब हम इसे कह रहे हैं भारत शासन अधिनियम 1858। ये दोनों, अच्छा कोई बात नहीं ज्योति, हम एक्चुअली ऑनलाइन पे ध्यान नहीं दिए, नेक्स्ट टाइम ध्यान देंगे, जब लिखवाएंगे तब हम ध्यान देंगे। अब मुझे पता नहीं कि कहाँ आप बोली हैं रिपीट करने के लिए, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी, हमने ध्यान नहीं दिया, कल से हम देख लेंगे। हाँ, अब हमें ये बताइए, अब वहां मत देखो, हमारा काम है देखना। हाँ, अब ये बताओ कि हम भारत शासन अधिनियम 1858 क्यों कहते हैं? कृष्णा, हाँ बोलो, कुछ बोल रहे थे, बोलो। क्यों इसे, वहां बोलिए, क्या नाम है आपका? नाम भी नहीं पता? अरे नाम बताने में क्या है? कविता, हाँ कविता बताओ, इसे भारत शासन अधिनियम क्यों कहते हैं? भारतीय शामिल है? अरे राम राम राम, भारतीय कते भी शामिल नहीं है इसमें। हाँ जी, भारत शासन अधिनियम क्यों कहते हैं? जितेंद्र, क्यों कहते हैं? हाँ, पॉल्सन। तो अभी तक किसके लिए बनना था? अच्छा, भारतीय की नहीं बनी, कहीं भी नहीं आई है भारतीय की भूमिका। हाँ बोलिए, वेरी गुड, राजनीतिक विज्ञान, हाथ भी उठा रही, हाथ की जगह आप कलम उठा रही हैं, ग्रेट। भारत शासन अधिनियम इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इससे पहले जो अधिनियम लाए गए थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को शासित करने के लिए लाए गए थे। अब भारतीयों को शासन करने के लिए यह अधिनियम लाया जाएगा, इसलिए इसका नाम पड़ा भारत शासन अधिनियम। इतना छोटा चीज था फिर भी नहीं बता सके, क्यों? क्योंकि हम सोचते नहीं है ना। अरे भाई, इससे पहले आप जो भी लिखे हैं बताए हैं, हम वो किसके लिए बताएं? कंपनी के लिए। एक अधिकार किसका खत्म कर रहे हैं? कंपनी का खत्म कर, भारत का थोड़े खत्म कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। वाणिज्य कौन करने आया? किसको एकीकरण चाहिए, केंद्रीकरण चाहिए? उनको चाहिए। तो उनके लिए यह अधिनियम लाया गया था, इसलिए उन अधिनियमों का नाम उनके अकॉर्डिंग चला है। किंतु जब हम बात करेंगे अब भारत को शासन करने के लिए, तो भारत शासन अधिनियम अगर आप देखिएगा तो मुख्य रूप से यहां से ही भारतीय संविधान के विकास को पढ़ना चाहिए। देख लिया आपने? जी, बता दिया आपने है? हाथ में क्या लिखे हैं, क्या करेंगे, वो सब बात की बात है। यहां जो बोर्ड पे लिखा है उसको पढ़ा जाए, समझ में हमको भी आता है। तो आप देखिए, यानी इससे पहले सही मायने में हम कहें तो हम इसको मानते हैं कि हमारे संविधान का विकास यहां से देखा जाए। क्यों? क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश संसद द्वारा भारत को चलाने के लिए अधिनियम लाया गया। इससे पहले प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने चंगू से हटाने के लिए, भारत से हटाने के लिए अधिनियम लाई। भारतीयों के लिए कोई अधिनियम नहीं था। अच्छा, एक छोटा सा चीज आपसे पूछ रहे हैं जी, बाद में पैकिंग करना, हमको पता है समय हो गया। हाँ हाँ, अब हमको एक नाम बताओ, क्या है? प्रियांश। तो प्रियांश ये बताओ कि अगर कंपनी शासन कर रही है
और दूसरी तरफ ब्रिटिश संसद शासन कर रही है। इन दोनों में से किसका सबसे ज्यादा घातक शासन होगा? कौन सबसे ज्यादा हमारे वेल्थ यानी हमारे पैसे का, भारतीयों का दोहन करेगी? कंपनी। वेरी गुड। बोलो जोर से। अरे सिंपल सिंपल प्रश्न, इसमें भी नहीं पता। हाँ बोलो जीतू। कंपनी। हाँ, भारतीय कंपनी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी है? भारत कंपनी कहां बन गया? हाँ, अरे जोर से बोलो ना जी। अरे देखो हम कितना जोर से बोले, अभी भी आवाज नहीं आया। ईस्ट इंडिया का नहीं समझ में आया प्रश्न? नहीं है ना? हम कह रहे हैं कि दो व्यक्ति हैं, एक प्राइवेट है, निजी है, एक सरकारी है। अगर ये दोनों अगर दोहन करने लग जाए, अत्याचार करने लग जाए, तो सबसे ज्यादा कौन करेगा अत्याचार? प्राइवेट वाले जी। कंपनी। बोलिए नहीं। कंपनी। ये गलत है। देखिए यहां पर सोच भी गलत, विचार गलत तो हो सकते हैं, सोच गलत निकाले आपने। भाई देखिए सिंपल सी बात है, ये कंपनी है, ये प्राइवेट कंपनी है, ये सरकार है। ये अगर दोहन कर रही है तो सरकार इसको हटा सकती है, किंतु सरकार दोहन करेगी तो कौन हटाएगा? कोई है? तो सबसे ज्यादा दोहन कौन करेगा? ब्रिटिश संसद। और इसीलिए द्वितीय चरण में आप देखिएगा कि भारत में तरह तरह आंदोलन यहीं से आरंभ हुए। जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी तब तक आप मुझे आंदोलन बता दे कि भारत में हुए हैं, मतलब ही नहीं है। उसको तो पैसे से मतलब है, आंदोलन से क्या लेना देना है। किंतु सरकार न अब काम करने आ गई तो यहां से आंदोलन चालू हो जाएगा। आई बात समझ में? इसको शायद हम लोग कल देखें तो अच्छा रहेगा। ठीक है? ठीक है बालक।